देखिए ये 5 भाग तक तो हमारे सामने सारी चीजें आ गई कि कंपनी ने पैसे लिए लोगों से, एमओयू साइन करवाया, एमओयू साइन कराने के बाद एमओयू में क्या क्या आया वो सारी डिटेल आई। लेकिन अभी जो छठा भाग है कंपनी का वो आपको मैं बता रहा हूं। केम टू नो दैट एपीएमएस इज कैरीज आउट ट्रांजेक्शन इन डेरिवेटिव सेगमेंट बाय हेजिंग मेनली विथ निफ्टी ऑप्शंस। यानी कि जो निफ्टी में जो ट्रेड होता है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेड होता है, वो स्पेस पे कंपनी ने ट्रेड उस पे ट्रेड करते थे। उस पे 3 किस्म की ट्रेड्स होती थी। लेटर स्टेट्स दैट सेलिंग द ऑप्शन टू रिसीव प्रीमियम, ये पहला ऑप्शन था, सेलिंग द ऑप्शंस टू रिसीव प्रीमियम, बाइंग द ऑप्शंस टू सेफगार्ड द पोजीशंस, बाइंग द ऑप्शंस टू सेफगार्ड द पोजीशंस, एंड थर्ड रोल ओवर द पोजीशंस टू एक्सटेंड द डिजायर आउटकम्स। देखिए क्या होता है, फ्यूचर सेगमेंट में 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होते हैं कि कॉल बाय किया जाता है जहां पे हम तेजी की बात करते हैं, एक होता है पुट बाय किया जाता है जहां पे हम मंदी की बात करते हैं। अब कहीं पे कॉल उन्होंने बेचा है और कहीं पे पुट खरीदा है, कहीं पे उन्होंने पुट बेचा है और कॉल खरीदा है और उसको रोल ओवर किया है अगले सेगमेंट, अगले जो एक्सपायरी होती है उसके लिए। वो उस चीज में थोड़े से जो डिफरेंसेस आते हैं उसे हम हेजिंग कहते हैं। हेजिंग के जो फंड्स डिफरेंसेस आते हैं, कंपनी ने वो कोशिश की और उन्होंने सिर्फ निफ्टी में ही ये काम करने की कोशिश की, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स जो है एक स्टेबल ग्रोथ के साथ चलता है। मंथ ऑन मंथ अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो वो 3% या 4% का रिटर्न्स देता है ऊपर की तरफ या नीचे। वो वोलेटिलिटी में उन्होंने खेलने की कोशिश की थी। इसके आगे जो मैं बात बता रहा हूं आपको, एपीएमएस जो कंपनी है, अल्ब्रॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, commenced its activity and services from 16th October 2010 and had both the clients for corporates and individual. During the year 2011-12, company has mobilized 3 crore 68 lakhs from 169 investors, यानी कि 50 investors जो थे वो individual थे और 119 जो है वो corporate body, corporates थे। 2012 और 13 में इंक्रीज किया। वो जो देखो 3.68 करोड़ जो 11-12 में थे, वो ही 12 और 13 में टोटल हो गए 17 करोड़, 17.94 करोड़। और कुछ 1200 इन्वेस्टर्स से उन्होंने काम किया, जहां पे सिर्फ देखो आंकड़ा इंडिविजुअल का 104 है और कॉर्पोरेट का 1104। मुझे एक चीज यहां समझ में नहीं आती, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट जो हम बोलते हैं वो एक टीम वर्क होता है जहां मैनेजमेंट लेकर सारा स्ट्रक्चर संभालती है, मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। वहां एक आदमी का दिमाग नहीं चलता, यहाँ पे तो पूरा डायरेक्टर्स की मीट होती है और वहां पे उन्होंने रेजोल्यूशन पास करते हैं कि चलो ठीक है हम इतनी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। 1100 कंपनियों को उन्होंने किस तरीके से बेवकूफ बनाया होगा ये मुझे भी समझ में अब तक नहीं आया। कंपनी का क्या पॉलिसी था कि हम आपको पीडीसी दे देंगे, हम आपको सामने रिटर्न्स दे देंगे, आप हमारे पे भरोसा करिए, और वो सारी चीजों का डिटेल। और आखिरकार क्या स्टेटस सामने आया वो देखिए। 2012-13 की हमने बात कर ली, और अगर मैं 13 की बात करूं, जुलाई 2013 तक कंपनी ने कुछ 5.98 करोड़ का फंड इकट्ठा किया और कुछ 441 क्लाइंट्स के साथ, जहां पे 24 इंडिविजुअल्स थे और यहां पे भी कॉर्पोरेट्स की जो 417 कॉर्पोरेट्स थे वो भी बड़े थे। एंड इट वाज फाइनली ऑब्जर्व्ड दैट एज ऑफ 1 अक्टूबर 2013 Elberg Portfolio Management Service has 2,106 clients who have invested amounts ranging between 10,000 to 50,000 with Elderbrook Portfolio Management Service. ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 2100 का जो नंबर है बहुत बड़ा है। ये एक कंपनी जो शुरू करती है रिटर्न्स, देखिए यहां पे क्या सामने आता है, ग्रीड जो आती है सामने। देखो कोई भी कंपनी कहां से भी उठ के आती है, एस्टैब्लिश होती है। एक नई कंपनी जिसने 2010 में उन्होंने स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया था कंपनी ने, और एस्टैब्लिश करने के बाद कंपनी ने इस मकाम पे 2000 इन्वेस्टर्स, 2100 प्लस इन्वेस्टर्स को उन्होंने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करिए। पहले जो उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो था कुछ 3 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट था जो पहले साल उन्होंने लिया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट बढ़ते 17 करोड़ तक बना नेक्स्ट ईयर। इट इज अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 6% का 600% का जंप आया है उस पर्टिकुलर कंपनी के स्ट्रक्चर में। यानी कि कंपनी ने
क्या झूठे वादे दिखाए थे, या तो कंपनी ने कुछ ऐसा किया जैसे कि कहते हैं ना, दाना डालने के लिए कुछ पैसा मार्केट में फेंको। सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो कैसे एक कंपनी के झांसे में आ गए, और जैसा आपने बताया कि बाकायदा डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके कोई भी पैसा लगाया जाता है, उसके बावजूद इतने क्लाइंट्स, मैक्सिमम क्लाइंट्स 80% से ज्यादा क्लाइंट्स उस कंपनी के कॉर्पोरेट्स थे। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ रवि जी जुड़ चुके हैं, गफ्फार साहब है। बहुत बहुत स्वागत है गफ्फार साहब आपका 11 न्यूज पर। कहां से बोल रहे हैं और आपकी क्या कंप्लेंट है? गफ्फार साहब से लगता है संपर्क टूट गया है। लेकिन रवि, आप जो समझा रहे थे, दरअसल मैं थोड़ा सा उस बात को और गहराई से समझना चाहूंगा कि इंडिविजुअल कस्टमर फंसता है तो फिर भी समझ आता है कि चूंकि उसको समझ कम होती है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स फंस जाए, और आपने जैसा कि आंकड़े बताया कि कई हजार उनके जो है वो कस्टमर्स कॉर्पोरेट्स थे, ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर कंपनी ने ऐसे क्या सब्ज़बाग दिखाया कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट नहीं समझ पाए इस चाल को? जी देखिए, यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। बार बार हमने आज ये जो बीड़ा उठाया है स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने का, इसमें स्पेसिफिकली हमारा ऐसा कोई ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि हम कंपनी के अगेंस्ट में हमेशा बात करते रहें। मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रक्चर या सबसे बड़ी बात यही है कि मैं अपने सारे लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आज की तारीख में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ऐसा स्पेसिफिक शो डिजाइन करती है जहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड कर सके। ये कोशिश मेरी हमेशा ये रही, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर एसोसिएशन का कमेटी मेंबर भी हूं, और मुझे जितने इन्वेस्टर्स आते हैं हमेशा बार बार हम काफी परेशान होते हैं सारे चीजों को लेके। यहां पे जो मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने का बीड़ा उठाया, देखिए यही चीज की झलक दिख रही है कि इतने बड़े कॉर्पोरेट्स यहां पे, जैसे इंडिविजुअल्स के नंबर्स कम है और कॉर्पोरेट्स के ज्यादा नंबर्स हैं, क्योंकि कंपनी भी, बहुत सारी कंपनीज भी आखिर हैं तो वो भी इंसान। ऐसा तो नहीं है कि बस उनके ऊपर कोई ताज लगा हुआ है कि यही बंदे कभी जिंदगी में फंस नहीं सकते। मेरा इंटेंशन यहाँ ये है फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करने का। फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि पहले तो ग्रीड जहां आती है, पहले जहां रिटर्न्स, जहां कंपनी की बात है, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स जो जंप करते हैं। देखिए, ये मैं कह सकता हूं कि मार्केट में ये नंबर्स देखने के बाद में एक चीज तो जाहिर है कि सामने आती है कि मार्केट में लोगों को एक भूख है जल्द पैसे बनाने की, और वो चीज पे वो हमेशा अटकते हैं। और ऐसे ही जो जरूरतों के लिए ऐसी कंपनियां जो आती हैं, वो दो आदमी, देखिए आप ये जस्ट एक इमेजिन करिए, दो आदमी एक कंपनी जूनागढ़ से स्टैब्लिश करते हैं 2010 में, और 2013 तक उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया, 17-18 करोड़ से भी ऊपर का स्कैम है ये। तो यू कैन अंडरस्टैंड अ पोजीशन, इतनी बड़ी पोजीशंस का उन्होंने ट्रेड किया है। शेर खान के साथ उन्होंने ट्रेड किया, जेएम फाइनेंशियल्स के साथ उनके क्या संबंध थे वो सामने अभी तक नहीं आए हमारे। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, यहां दो पॉइंट हो सकती हैं। दो आदमी के शेर खान के साथ कनेक्टिविटी क्या थी? क्या कोई नया क्लाइंट शेर खान को देता है? ब्रोकिंग उसमें आती है, तो ब्रोकिंग का स्ट्रक्चर क्या था? देखिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर दीज टू पीपल। जो दो डायरेक्टर हैं, आनंद कुमार रावत और जल्पेश कुमार मखवाना, ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। क्यों? एक तो ब्रोकर से कमीशन मिलेगी ब्रोकरेज के नाम पे, दूसरा इन्वेस्टर से भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, क्योंकि हम उनको रिटर्न्स दे रहे हैं। तो रिटर्न चलो आज सपोज करो 15% रिटर्न आ गए, लेकिन मुझे देने तो वही 3.5% है, तो बाकी के जो रिटर्न है वो तो हमारे जेब में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो मेरे है। इट्स अ ट्रेड विच इज डन इन माय अकाउंट, यानी कि द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज अकाउंट और द कंपनीज अकाउंट, ऐसा तो स्पेसिफिक नहीं है। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन। यहां पे हमारे इन्वेस्टर्स को या व्यूअर्स को समझना होगा कि ऐसे कहीं पे भी अपने आप को ना बांधें, जहां पे आपका जो राइट है या आपका जो डिसीजन है वो एब्सोल्युटली सामने वाले के ऊपर है। आप कुछ नहीं कर सकते। डोंट tie your hands with your own stake, saying that no, I'm going to get money, and don't trust blindly on anybody. This is my one message to you all people who are listening to me, because there are no free lunches. You please understand, there are no heavy returns in a short span of time. ये कभी नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेबी भी बार बार इस चीज को ध्यान चलाती है, हमने रेडियोज में सुना है, कंपनीज के वेबसाइट्स पे देखा है, बहुत सारी मीडिया एक्टिविटीज में देखा है कि हमारा इंटेंशन ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करें, आपको जागृत करें ऐसी चीजों से कि ऐसी सारी चीजें नहीं होती। कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता। जैसे हमने कहा है ना कि आम का पेड़ भी 6 साल के बाद फल देता है। तो समझें इस बात को। ये पूरा जो स्ट्रक्चर मैंने जो 6 भाग अब तक कंप्लीट किए हैं, मैं एक छोटा सा ब्रशअप कराना चाहता हूं। कंपनी शुरुआत हुई 2010 में, 2 लोगों ने कंपनी को शुरू किया। जूनागढ़ कंपनी से कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, और वहां पे उन्होंने ये काम शुरू किया कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का काम शुरू करते हैं, गारंटीड रिटर्न्स देते हैं,
2 से 4% का रिटर्न कॉर्पोरेट्स को देंगे और 3.5% का रिटर्न इंडिविजुअल को देंगे। कंपनी ने एमओयू साइन कर दिया, आपके हाथ तो वहीं बंद गए। जब आपने एमओयू कंपनी के साथ साइन किया, आप तो यही खुश हो गए कि ये सोच के अरे मैंने तो एमओयू साइन किया, मेरे को सामने पीडीसी चेक मिल गया, अब वो पीडीसी चेक तो मेरे गारंटेड रिटर्न्स हैं, अब तो मैं रातों रात करोड़पति बन गया या लखपति बन गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको समझना है कि आखिर वो बंदे ऐसे कर क्या रहे हैं। देखिए यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या है जो आदमी को समझना चाहिए, दो लोगों का बैकग्राउंड क्या है। अगर वो दो लोग शुरुआत करते हैं नई कंपनी के साथ और इतने बड़े पैमाने पे काम शुरू करते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कंपनी जो उनको खुद को सामने से काम करना, क्यों वो किसी कंपनी के साथ ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं या किसी कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन चुके हैं अब तक। इट्स अ बैकग्राउंड टेस्ट। अगर हम कोई मकान खरीदने जाते हैं तो क्यों नहीं उसके अड़ोस पड़ोस की पूरी डिटेल्स निकालते हैं कि आखिर ये ये कैसी प्रॉपर्टी है, एरिया कैसी है, पानी कैसा आता है, ये सारा होमवर्क करते हैं ना। तो कहां वो होमवर्क चला जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात आगे करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्यों लोगों पे अंधाधुंध भरोसा करते हैं, ये सोचते हैं कि सामने वाला मुझे जिता के देगा, सामने वाला मेरा घर बनाएगा, ऐसा क्यों लगता है लोगों को। इस चीज की चर्चा मैं हमेशा आपके सामने रखूंगा, हमेशा आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां एक नहीं दो नहीं, गिनती इतनी है कि मुझे पूरा साल लग जाएगा, लेकिन इनकी जो हर रोज अगर मैं एक एक कंपनी भी आपके सामने ले आऊं तो भी एक साल में मैं वो सारे लोगों को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। रवि जी, लेकिन अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल इस तरह की कंपनियां जो है उसकी मशरूमिंग हम देखते हैं कि हर बार मामले सामने आते हैं, कुछ लोगों को कुछ मिल पाता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है। दरअसल बाजार के नियम क्या कहते हैं, इस तरह की कंपनियां जब फॉर्म होती है तो उसमें क्या क्या क्लॉजेज ऐसे होते हैं जो जिनको नजरअंदाज करके कंपनियां जो है ये अपने आप को खड़ा करती है और बाद में लोगों को इस तरह से ठगने का काम शुरू करती है। थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा। जी देखिए, सबसे यहाँ पे एक चीज़ का तो थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि हमारे जो लीगल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, क्योंकि पहली बात, जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एमसीए में रजिस्टर होती है कि मेरा कंपनी का नाम है, इसी कंपनी का नाम ले लो, एल्डरब्रुक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। अब जब कंपनी रजिस्टर होती है तो वहां पे उनको सबसे पहला सवाल यहाँ करना चाहिए कि आप लिख रहे हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, आपका सर्टिफिकेट कहाँ है। अगर वो सर्टिफिकेट उस वक्त उनके पास होता तो कंपनी रजिस्टर हो ही नहीं होती। थोड़े से लूपहोल्स हैं यहाँ पे, हमारे सिस्टम को भी समझना होगा कि हमें एक एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। और थोड़ा सा ये नहीं कहता, जैसे सेबी हमेशा कहती है कि स्प्रेड द लिटरेसी, लेकिन कहीं कहीं लिटरेसी मैनेजर जो हमारे गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर जो बॉडी है वहां पे भी चाहिए, क्योंकि जस्ट विद द जो फॉर्म आता है कंपनी का नाम लिख लिया, बस हमने स्ट्रक्चर कर दिया, कंपनी रजिस्टर हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर वो स्टेज यहाँ पे लिया होता कि मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट ही नहीं है, सेबी का रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ऐसे कैसे कंपनी फॉर्म हो गई, तो वहां अगर रोका होता तो जाहिर है कि इस चीज ये यहाँ तक बात नहीं पहुंचती। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि शेर खान ने इंडिविजुअल क्लाइंट्स अकाउंट खोले कंपनी के अकाउंट पे भी, कंपनी के नाम पे भी उन्होंने अकाउंट खोले। यहाँ पे कुछ ऐसा मिसिंग है, कुछ इन्वेस्टिगेशन मिसिंग है जो हमारे सामने अब तक नहीं आई है कि हाउ डिड अ कंपनी ओपन शेर खान, अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि जो हमारे जो रूल्स हैं अकाउंट ओपनिंग के स्टॉक मार्केट्स में वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, और जो उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कैसे कंपनी का नाम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के नाम से उन्होंने अकाउंट खोला विदाउट गेटिंग दैट सर्टिफिकेट। तो ये एक सवाल उठता है एक शेर खान कॉर्पोरेट पे भी कि उन्होंने ऐसा क्या किया। अब उसकी डिटेल्स तो हमें खैर उनसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि अब तक ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं रीड कर रहा हूं आपके सामने, वो सारा सेबी का ऑर्डर है जो उन्होंने पास किया था कंपनी के अगेंस्ट में, इसी महीने की बात है। तो ये काफी लूपहोल्स है इस इंटायर स्ट्रक्चर में। मेरी यहाँ से कोशिश ये रही है हमारी कि हम आपके सामने ये डिटेल रख सकें कि ऐसा भी होता है, आप ऐसी चीजों से बचे रहो। अगर ऐसा कोई प्रपोजल आपके सामने आया है तो आप वहां पे सतर्क रहो कि मुझे तो 42%, अरे बाप रे 20% से ज्यादा रिटर्न कोई दे रहा है, तो संभल जाओ, वहीं पे संभल जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ दाल में काला है कि आपको आपके पैसे डूब सकते हैं। इतना इंटरेस्ट सिर्फ आपसे लिया जा सकता है क्रेडिट कार्ड वगैरह पे, लेकिन दिया कभी नहीं जा सकता। ये थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आज की तारीख में ऐसे भी मेरे पास केसेस आए हैं कि ऐसे मैंने हाल ही में बात सुनी कि कंपनी ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया कुछ 1999 में,
और आज 2014 में कंपनी के रिकवरी एजेंट्स आते हैं, बोलते हैं आपका ड्यू बाकी है 15,000 का, अगर तभी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया था, तो आज वो जो बिल ले आ रहे हैं वो बोल रहे हैं 58 लाख। तो ऐसी भी चीजें, अभी वो चीजें तो वो तो अलग ही एक स्टोरी हो गई, उसको भी हम मैं कोशिश करूंगा कि वो भी सामने ले आऊं। लेकिन आज मैं अगर बात करूं स्टॉक मार्केट परस्यू की, तो मैं स्टॉक मार्केट्स के रिलेटेड के सारे इश्यूज को बात करूंगा। इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके स्कीम्स हैं, ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर वाइज मैं हर महीने ऐसे डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर महीने मैं एक एक स्पेसिफिक सेक्टर को हाईलाइट करूं और अपने व्यूअर्स को दिखाऊं, जैसे हर शो में उनको एक नई चीज समझ में आए। और क्या पता कहां किसी कोने में किसी इंसान को अगर मेरी बात चुभ गई हो तो वो शायद पैसे बचा सके। रवि जी, चलते चलते वक्त कम है, कार्यक्रम वाइंड अप करना होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो दरअसल लिटरेसी फैलाने की कोशिश अपनी तरफ से करता है। हम टीवी पर भी कई कमर्शियल देखते हैं जिसमें कहा जाता है, जी हाँ, लेकिन इन लिटरेसी प्रोग्राम्स के अलावा ऐसा सेबी की तरफ से भी क्या कुछ किया जा सकता है जो कि खासकर जो निवेशक है उनको थोड़ा और जागरूक कर सके, उसके अलावा वो संभल पाए कि कैसा पैसा लगाया जाए, कैसे ना लगाया जाए, इस बाबत कोई आपको लगता है अभी और कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत बाकी है? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो भी इन्वेस्टर है पहली दिमाग में ये बात रख दे कि देयर आर नो फ्री लंचेस, और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कुछ पाने के लिए। क्या मेहनत है? सिंपल स्टेप। अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कंपनी के साथ आप जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे सेबी के रजिस्टर्ड फॉर्म्स होते हैं, वहां पे डूज एंड डोंट्स होता है। आप एक बार डूज एंड डोंट्स पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ लिया, सारी चीज़ों को रख दिया दिमाग में, तो 90% चांसेस है कि आपके साथ चीट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और यही सोच के चले कि जो होगा मालिक भरोसे मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, तो कुछ भी गड़बड़ जो है मैं वो ये कह सकता हूँ कि देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर समझने की कोशिश और समझने वाली बात जो है वो ये है कि निवेश आपको रातों रात आपकी रकम दोगुना नहीं कर सकता। ये बेहद धैर्य भरी प्रक्रिया है, इसमें पेशेंस की जरूरत है, और जितना लॉन्ग टर्म निवेश होता है उतना ही उसके मजबूती से रिटर्न देने के गारंटी और जो आसार है वो भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इस तरह के किसी भी झांसे में आने से बचे कि आपको 42% तक जो है वो सालाना रिटर्न मिलने जा रहा है। इन तमाम बातों से धोखे में ना आए, यही हमारी आपसे सलाह है और यही हमारी आपसे गुजारिश है। बहरहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल इसी कंपनी की कुछ और डिटेल्स को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। भारत